हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी एकेडमी। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिस्ट न्यूरोसाइंटिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। अगर आप टीचिंग से जुड़े हैं, सीटेट, यूपीटेट या अदर स्टेट एग्ज़ाम दिया है तो इनकी थेरीज पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी थेरीज से सीटेट, यूपीटेट, अदर एग्ज़ाम में। बहुत सारे बच्चे हैं जो इनकी थेरीज पढ़ते हैं फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इनकी थेरीज को, इनकी बायोग्राफी को अच्छे से समझेंगे। सीटेट, यूपीटेट इन सब परीक्षाओं में ज़्यादातर जीन पियाजे, वाइगोत्स्की से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सिगमंड फ्रॉइड से बहुत इजी प्रश्न बनते हैं, फिर भी क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा नहीं समझ आता क्योंकि थेरीज उन्हें बहुत ज़्यादा समझ में आई ही नहीं रहती है। तो आज हम उनकी बायोग्राफी को समझते हुए उनकी थेरीज पढ़ेंगे। और ये न केवल परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये थेरीज इनकी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप कुछ व्यवहारिक समझना चाहते हैं, व्यवहारिक जीवन में कुछ समझना चाहते हैं, मन को समझना चाहते हैं, दिमाग को समझना चाहते हैं, तो ये थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इनकी बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फ्रॉइड की बायोग्राफी के साथ साथ हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में क्या कहा है, उनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या कहता है और उन्होंने क्या बातें कही है। बच्चे इसे अलग अलग पढ़ते हैं और इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। हम एक ही वीडियो में सारा समझेंगे और ताकि आपको अलग अलग ना पढ़ना पड़े। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, आगे हम डिटेल में बात करेंगे इनकी बायोग्राफी के बारे में, इनकी थेरीज़ के बारे में। तो ये अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे। इन्हें लगभग 7 से 8 भाषाएं आती थी। और ये जब अपनी मेडिकल लाइफ में रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने कोकीन को पता लगाया था और ख़ुद भी कोकीन लेते थे और अपने दोस्तों को देते थे। काफ़ी नशेड़ी टाइप में थे और इन्होंने मेडिकल में हिप्नोटिज़म, सम्मोहन का बहुत ज़्यादा सहारा लिया था, जो आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लेते हैं। ये मानते थे कि हिप्नोटिज्म से किसी की भी माइंड की अचेतन अवस्था को में कुछ नया प्लांट किया जा सकता है, कुछ नई बातें डाली जा सकती है, पुरानी बातों को हटा के। जो ट्रॉमा से गुजरते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे, जिसमें इन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत सारी बातें कही है, कुछ आपत्तिजनक बातें कही हैं। 90s के मिडिल में जब नारीवाद को काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे थे तब इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन आज इनकी जो थ्योरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या रही और क्यों कहा इन्होंने ऐसा। इस थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। और 90s-20s में इन्हें अपनी कंट्री वियना छोड़कर यूके जाना पड़ा था क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था। तो बहुत सारी कुछ है इनकी लाइफ में, तो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में और थेरीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया है, अब आगे इनकी पूरी जो थेरी है एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी बातें करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सिगमंड फ्रॉइड पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट साइकोलॉजिस्ट हैं। जब मैं अपनी टीचिंग करियर में थी तब ये मेरे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिनके बारे में मुझे जानने बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, तो बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी। तो मैंने अलग अलग जगहों पे काफ़ी पढ़ा और मैं आप सबके लिए कुछ बायोग्राफीज़ लाई हूँ। इनके बारे में कुछ इनकी बातें, तथ्य, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहेंगी मैं उस बारे में डिस्कस करूँगी। इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। कुछ ऐसी बातें इन्होंने कही है जो मतलब यूट्यूब पे कहना, डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। खासकर महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के नज़रिए से हम उस पर फोकस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी बायोग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि क्या लाइफ थी, क्या किया है इन्होंने। तो आइए डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 को फ्रीबर्ग में हुआ था, जो तत्कालीन ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो अब चेक गणराज्य है। वह यहूदी गैलिशियन माता पिता जैकब फ्रॉइड और अमालिया नाथुनोसन से पैदा हुए 8 बच्चों में से पहले थे। एक्चुअली इनके पिता ने 3 शादियाँ करी थी, तो पहली पत्नी के सबसे बड़े बेटे थे। तो सिगमंड के शुरुआती वर्ष कठिन थे क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि ये अपने पिता और माता पिता के बहुत ही प्यारे बच्चे थे, बहुत फेवरेट थे, बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखा जाता था। तो लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि इनका आर्थिक जीवन खराब रहा। और एक ये विलक्षण मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के आधार पर अनेक मानवीय समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकाश डाला। फ्रॉइड ने चेतना की अपेक्षा चेतना को अधिक महत्व दिया है। हम थ्योरी जब पढ़ेंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि अचेतना को अधिक महत्व क्यों दिया। अज्ञात चेतना पर गहराई से विचार व्यक्त करने के साथ साथ इन्होंने जीवन की अनेक क्रियाओं का मूलाधार काम भावना को बताया है।
तो इसके बारे में भी जानेंगे। फ्रायड 1860 में जन्म के 4 साल बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार वियना ऑस्ट्रिया चला गया है। इस शहर में जहाँ मनोविश्लेषक रहते थे, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना चले गए थे। वर्ष 1873 में फ्रायड ने वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहाँ उन्होंने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, जिसमें उन्होंने स्नातक होने तक 8 साल लग गए। मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें 8 साल में उन्होंने अपनी डिग्री ली। फिर उन्होंने 1886 में मार्था बर्नसे से शादी की। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग न्यूरो साइंटिस्ट जो कर रहे थे इसी वजह से छोड़ा था, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी दूर रहती थी और फिर पढ़ाई छोड़कर वो वियना में रहने लगे थे। 1886 में उन्होंने उससे शादी करी थी। और उनकी पत्नी से 6 बच्चे थे उन्हें। अन्ना उनकी बेटियों में से एक और उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गई। उन्होंने बाद में के वर्षों में शोध काम में पूरा करने में मदद की। अन्ना फ्रायड आपने पढ़ा होगा, तो उनकी बेटी थी। 1886 में अपनी निजी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू करी थी अपने दोस्त के सहयोगी जोसेफ बेयर से प्रेरित होकर। उन्होंने अपने नैदानिक कार्य के लिए सम्मोहन का उपयोग किया है। सम्मोहन हिप्नोटिज्म जिसे कहते हैं उसका प्रयोग किया है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्होंने स्वतंत्र काम प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। रोगों के उपचार में सम्मोहन को महत्व दिया है। मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात करी है, जन्मजात मूल शक्तियाँ क्या है, इन सब के बारे में उन्होंने बात करी है। अज्ञात चेतना हमारी ज्ञात चेतना का पूरा प्रभाव रहता है। अज्ञात चेतना ज्ञात चेतना की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहती है। ये सब मैं PDF अवेलेबल करवा दूँगी, आप टेलीग्राम से जुड़कर इसे ले लीजिएगा। अगर आपको सारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको ऐसे साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूरी सीरीज़ में मैं पूरा बताऊंगी, इनकी थ्योरीज बताऊंगी, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए समझते हैं आगे। 1923 में उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। फिर जो कि उनका सिगार बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे। सिगार उस समय जो चलता था तम्बाकू वाला, तो वो बहुत पीते थे। उसकी वजह से इन्हें कैंसर हो गया था, जिससे इन्हें 33 दर्दनाक सर्जरी का सामना करना पड़ा। मुंह का कैंसर हो गया था, 33 सर्जरी हुई थी उसके लिए। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा, लगभग पर डे 10 से 20 सिगार पीते थे। इतनी ज़्यादा वो नशेड़ी थे, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। हर मोड़ पर कंट्रोवर्सी है। जब भी कुछ कहा है, करा है, कंट्रोवर्सी ही हुई है। क्योंकि लोग इनके पहले ही छवि खराब हो गई थी कि एक बहुत बड़े नशेड़ी हैं। कोकीन लेते थे, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को देते थे, तो फुल नशेड़ी थे एकदम से। लेकिन इनकी थ्योरी जो है आज के ज़माने में इतनी इम्पॉर्टेंस रखती है। आज जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, इसका बहुत सम्मोहन जो होता है उसका प्रयोग करके, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके समझते हैं। उस समय जब इन्होंने ये बातें कही थी तब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लोग कहते थे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, और बहुत विरोध हुआ इसके। डिसएग्री में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई कि इससे, तो जिसके बारे में जैसे एरिक एरिक्सन है, कार्ल यूंग इन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने अलग से थ्योरी दी जो डिसएग्री हो रहे थे इनसे, तो बना रहे थे। लेकिन आज में जो इम्पोर्टेंस इस थ्योरी की है वो साइकोलॉजी में बहुत ही बड़ी बात है। सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में मुख्य रूप से 3 पहलू उन्होंने बताए हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। स्थलाकृति, आकारात्मक संरचना, दूसरा है गत्यात्मक संरचनात्मक संरचना, तीसरा है मनोलैंगिक विकास। तो ये सब सीटेट, यूपीटेट इन सब में पूछे जाते हैं, या फिर DSSB, KBS कुछ भी दे रहे हैं तो ये सब पूछा जाता है। तो ये जो टीचिंग से जुड़े हैं, ये थ्योरी समझने के लिए अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इसे अब समझते चलेंगे अच्छे से, और मैं जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बनता रहेगा मैं उससे समझाती रहूँगी। तो पहली है स्थलाकृत संरचना। स्थलाकृत संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 अवस्थाओं को बताया है। जैसे चेतन मन, आपने पढ़ा ही होगा चेतन मन के बारे में, कि हम मस्तिष्क की जागृत अवस्था है। ये थ्योरी इनकी अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। ये वर्तमान तथा वास्तविकता से संबंध रखता है और तत्कालीन अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। ये माइंड का 10% हिस्सा होता है। चेतन मन जो है वो माइंड का 10% ही हिस्सा है। तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है अचेतन मन का, जो अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। लोग आजकल इसी पे बात करते हैं कि हमारी जो पुरानी याददाश्त होती है, पुरानी बातें होती हैं, सब यहीं पर इसका भंडार होता है, और जो लाइफ को पूरी लाइफ टाइम अफेक्ट करती है। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अचेतन मन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करी है, बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो आजकल इसी पे बातें होती हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अचेतन मन जो है कटु अनुभूतियों, दुखद बातों, दबित इच्छाओं का
भंडार होता है। कुछ दुख भरी बातें हो गई, हम समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती चली जाती हैं और फिर अचानक से वो कहीं न कहीं वो निकल जाती हैं, दुःख होता है उस बात का। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। पूर्व अनुभवों का भंडार होता है अचेतन मन में। असामाजिक अनैतिक कामों की इच्छाओं का भंडार होता है। ये चेतन मन के ठीक विपरीत होता है। ठीक विपरीत होता है कि जो वहाँ पे जागृत अवस्था, ये सुप्तावस्था टाइप में होता है और बहुत सारी चीज़ों का अपने आप अनजाने में भंडार होता रहता है। अचेतन मन जो है वो 90% माइंड का 90% हिस्सा है। इस पे लोगों को समझ आ जाए कि अनकॉन्शियस माइंड को कैसे काम में लाना है, फिर तो काम ही हो जाए। बहुत ही शार्प माइंड हो सकता है समझने पर। और सिगमंड फ्रायड जब इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझा, इसको बहुत अच्छे से काम में लिया, प्रयोग किया इसका। अब जब वो न्यूरो साइंटिस्ट थे, इसका यूज़ करते थे अपने पेशेंट पर, तो इसको उनकी बातों को, उनकी अनकॉन्शियस माइंड को समझने का प्रयास करते थे। और फिर जब भी वो इस थ्योरी का डेवलपमेंट किया, इसीलिए वो अचेतन मन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। फिर थर्ड है अर्धचेतन या अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं जिसे। यह चेतन व अचेतन के ठीक बीच की अवस्था है। जैसे याद की बातों को अचानक भूल जाना, अटक जाना, हकला जाना, लेकिन प्रयासों पर उन सभी बातों को याद कर पाना, अर्थात उन सभी बातों को याद कर पाना जो चेतन में स्थित है, यानी जो कॉन्शियस माइंड में है उन्हें याद कर पाना सब अर्धचेतन कहलाता है, सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन जो अचेतन है वो सबसे ज़्यादा है। और दूसरी है गत्यात्मक संरचना की बात की है, डायनामिक स्ट्रक्चरल के बारे में बात करी है। गत्यात्मक संरचना में ये व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो रहता है उसमें बात करते हैं स्थलाकृति जो संरचना थी, उसमें बात करते हैं माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, इन सब के बारे में। और गत्यात्मक में बात करते हैं पर्सनालिटी के बारे में। ईद, ईगो, ये सब पढ़ा है ना, तो वे उसी में है। ईद को ये जन्मजात होती है, इन्होंने जन्मजात का है। सुखवादी सिद्धांत होता है कि सब कुछ प्लीजर प्रिंसिपल टाइप में रहता है। जन्मजात होती हैं, इच्छाओं का भंडार होता है, अनैतिक व अपराधिकार होते हैं, पशु प्रवृत्ति होती है, डेविल इन पर्सन होता है, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिसको जो मन आता है वो करता रहता है, ज़्यादा सोचता नहीं है, तो ये इड का काम है। नेक्स्ट बात करते हैं ईगो की, अहम। ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है, मतलब लोग थोड़ा सा सोचते हैं, इस बारे में समझते हैं कि तुरंत जैसे मन में आता है वैसे कर नहीं देते हैं, थोड़ा सा चेतन मन से संबंध होता है, कॉन्शियस माइंड से इसका संबंध होता है। इड तथा सुपर ईगो के बीच का संतुलन होता है, इड और ईगो के बीच संतुलन का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन इन मैन, जैसे पशु उसको कहा जाता है, इड को कहा जाता है डेविल इन पर्सन, इसको मैन इन मैन कहा जाता है। व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है, मतलब अपना पर्सनालिटी जो लोग डेवलप करते हैं इसी के तहत डेवलप करते हैं कि लेवल में रहना चाहते हैं। समायोजन की अवस्था होती है, लोग समायोजन कर लेते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं ईगो में। सुपर ईगो की बात करते हैं हम। यह एक आदर्शवादी सिद्धांत है, मतलब सब कुछ, अब जब सब कुछ बेहतर ढंग से सोच पाएँ, एक लेवल से ऊपर उठ जाएं, तो ये आदर्शवादी सिद्धांत हो जाता है। सामाजिक पक्ष को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, आध्यात्मिकता की ओर रुझान हो जाता है आपका, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अवास्तविकता से संबंधित होता है, मतलब कुछ चीज़ें वास्तविक नहीं होती हैं, आपको लगता नहीं है कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल भी हैं, तब भी आप उसमें भरोसा कर पाते हैं, तो ये सुपर ईगो की बात होती है। एंजल इन पर्सन होता है, आदर्शों की अधिकता को संयोजन के लिए जिम्मेदार माना है। तो जो आदर्श, इसमें आदर्श अपना आप खुद बन जाता है, उसे बना लेते हैं लोग, तो ये संयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियाँ भी बताई हैं, बहुत कुछ बातें करी मूल प्रवृत्तियों के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में। तो अब हम मूल प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने 2 कहा है, मूल प्रवृत्तियाँ 2 बताई हैं। जीवन की मूल प्रवृत्ति इरोस माना है, जिजीविषा, निर्माण कार्यों सकारात्मक। इरोस है जो, इसका हिंदी में कहेंगे जिजीविषा, लेकिन इसका मतलब है निर्माण कार्यों सकारात्मक होती है। दूसरी इन्होंने दूसरी मानी है थानटोस, मुमूर्षा विनाश कार्यों नकारात्मक, जिसमें लोग आके काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो इसे मृत्यु मूल प्रवृत्ति माना है इन्होंने। नार्सिसिज्म जिसके बारे में बात होती है, इनकी अपनी जब ये थ्योरी डेवलप करी थी तो इसमें बहुत बातें करी है कि नार्सिसिज्म के बारे में क्या है। नार्सिसिज्म लोग अपने जो कहते हैं मैं अपने आप के फेवरेट हूँ, उस टाइप में वाला है। तो जब लोग अपने आप से
अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप को प्रेम करते हैं, तो इसे नार्सिज्म कहते हैं। लोग घंटों तक शीशा देखा करते हैं, खुद को देखते हैं, मतलब खुद पे ही मोहित हुआ करते हैं, तो ये नार्सिज्म है। बहुत सारे बच्चों में तो होता ही है और बड़े लोगों में भी काफ़ी होता है। जब ये लोग छोटी छोटी बातें होती, बहुत सारे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस बात पे ध्यान नहीं जा पाता है, जो आज के टाइम पे भी एकदम से उतनी ही उपयोगी है। उन सब के बारे में बात करी है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो नार्सिज्म आप समझ गए होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात करी है ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा थ्योरी, जो कि सीटेट यूपीटेट में पूछी ही जाती है, ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथ के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार लड़कों में ऑडिपस ग्रंथ पाए जाने के कारण वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथ पाए जाने के कारण वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हैं। बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि लड़कों में जो ऑडिपस ग्रंथ होती है, इसकी वजह से वो अपनी माँ के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा क्यों नाम रखा, तो ये ग्रीक कहानी थी, उसकी वजह से इन्होंने नाम रखा है ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में। ओडिपस एक लड़का रहता है जो बचपन में खो जाता है, फिर जब बड़ा होता है तो एक औरत से मिलता है जिससे उसे प्यार हो जाता है, फिर उसे बाद में पता चलता है कि ये उसकी माँ ही है, तो इसीलिए इसको उन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम रखा है। इलेक्ट्रा की भी स्टोरी कुछ ऐसे ही रहती है, तो ये ग्रीक स्टोरी है, तो इसी वजह से इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रा और ओडिपस रखा गया है। तो आप ये समझ गए होंगे कि छोटे बच्चों की बात करी जा रही है कि वो छोटे अवस्था में रहते हैं तो अपनी मतलब पिता और माँ से आकर्षित होते रहते हैं। बड़े हो जाने पर भी कुछ इन्होंने कहा है जो कि अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड किसी कार्य को करने का कारण लिबिडो को मानते हैं। लिबिडो मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्लस जेलसी, मतलब वो मानते थे, वो सारी बातें यही कहते थे कि जब लोगों का विकास होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उसका मेन रीज़न होता है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। मतलब जो लोग काम करते हैं ज़िंदगी में, आप अगर कुछ काम करते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसका सारा रीज़न लिबिडो को माना है, जो कि इस बात से बहुत सारे लोग डिसएग्री हुए कि सारे काम लोग इसी की वजह से नहीं करते, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और जेलसी की वजह से नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बातें सिगमंड फ्रॉइड की एक्सियम्स की तरह हैं, जिसको प्रूफ नहीं ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप में सही मानी जाती हैं, तो ये सारी बातें उनको एक्सियम्स की तरह ही आती हैं। इस प्रवृत्ति को दमन करने पर व्यक्ति को समायोजित हो जाते हैं, तो अपनी इच्छाओं को दबाने या कुछ ऐसी चीज़ों को, लिबिडो को दबाने पर व्यक्ति को समायोजित हो जाता है, मतलब उसका बिहेवियर ही कुछ और हो जाता है, चेंज ही नहीं कर पाता। तो सिगमंड फ्रॉइड ने इसको दबित करने से मना करा है। ये भी अपने आप को बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री हुए हैं, क्योंकि जब ये बातें उन्होंने करी थी तो सब कह रहे थे कि क्या बातें हैं, बिल्कुल थ्योरी काम की नहीं है कुछ भी। तो जब ये अपनी ही एरा में थे तब भी बहुत सामना किया कंट्रोवर्सी का। फिर इनका अगला सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो सीटेड यूपेटेड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है तथा भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न होता है। तो पहली अवस्था है मुख्य अवस्था, जो 0 से 18 मंथ तक चलती है, जिसमें बच्चा मुख से सेक्सुअल प्लीजर एक्सपीरियंस करता है, जैसे कुछ काट कर, अंगूठा चूस कर, ऐसे। तो नेक्स्ट है गुदीय अवस्था, जो 18 मंथ से 3 इयर्स तक चलती है। दूसरा है गुदीय अवस्था, जिसमें वो टॉयलेट ट्रेनिंग करता है, उसके बारे में समझता है। और थर्ड है लैंगिक अवस्था 3 to 5 इयर्स, इसी में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की जो बात की जाती है इसी एज में आती है, और इसमें वो सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में जान पाता है। फोर्थ है अदृश्य अवस्था, सुप्त अवस्था 5 से 12 इयर्स तक जो मानी जाती है। इसे सुप्त अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बाल्यावस्था में आ जाता है, तो वो खेलने कूदने इन सब रचनात्मक कार्यों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा उसका ध्यान ऐसी चीज़ों में कम जाता है काम प्रवृत्ति की स्थिति में। नेक्स्ट है जननेंद्रिय अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद मानी जाती है। इसमें लैंगिक सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट और सारी चीज़ें होती हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इनकी थ्योरीज़ थी जो इन्होंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ दी थी। ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्टेज हैं ये, तो उसकी टाइम पीरियड पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी, तो मैं क्वेश्चन समझा दूँगी। अभी आप ये समझिए कि ये सब थ्योरीज इनकी इम्पॉर्टेंट है,
और इनकी बायोग्राफी आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। वो औरतों को लेकर बहुत सारे उनकी लाइफ में जितनी भी औरतों से लेकर रिलेटेड है वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल ही रही हैं सारी बातें। तो उसकी बातें नेक्स्ट क्लास में कभी करेंगे। तो इनकी बुक्स जो है तो द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ ये है, और द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो जर्मन भाषा में इन्होंने सबसे पहले लिखी थी, लेकिन बाद में ये बहुत पॉपुलर हुई, फिर इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, तो ये काफ़ी फेमस बुक है। और सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट्स ये भी इनकी बुक है। 23 सितंबर 1939 को मार्फिन की खुराक देने के बाद लंदन में उनका निधन हो गया। तो एक्चुअली इनको कैंसर हो गया था क्योंकि सिगार बहुत ज़्यादा पीते थे, कोकीन पीते थे। तो बहुत ये कोकीन इसलिए पीते थे और सिगरेट इसलिए बहुत पीते थे क्योंकि वो मानते थे कि उनकी काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, उन्हें प्रोडक्टिविटी मिलती है। दिन के 20-20 सिगार पीते थे और कैंसर हो जाने के बाद भी इन्होंने नहीं छोड़ा उसे। तो ये काफ़ी दुखद रहा कि लंदन में उनका निधन हो जाता है। फिर मृत्यु के 3 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब उनकी लास्ट 33 जब सर्जरी हुई थी तो उन्होंने इच्छा मृत्यु ली थी क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी थी, इतनी सर्जरी हो चुकी थी, अब दर्दनाक से स्थिति थी। तो उन्होंने इच्छा मृत्यु ली थी, यानी आत्महत्या कह सकते हैं, इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। इन्हें मार्फिन की खुराक दी गई थी जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। तो जिससे लास्ट में उनकी जो अंतिम संस्कार होता है उनके साथी अनुयायी भी आते हैं। सिगमंड फ्रायड से संबंधित तथ्य हैं कुछ। टास्क थेरेपी को विकसित किया, मतलब वे अपने पेशेंट से बात करते थे, जो कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं डिप्रेशन से शिकार व्यक्तियों से बातें करते हैं तो आधी बातें वो टास्क थेरेपी से ही सुलझा लेते हैं। तो ये थेरेपी विकसित करने का इनका बहुत बड़ा हाथ है, मतलब इन्होंने ही विकसित करा है। और ड्रीम एनालिसिस इन्होंने करा है। ड्रीम के बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बातें करी हैं। ड्रीम को एनालिसिस किया बहुत अच्छे से, ड्रीम के बारे में बताया कि ड्रीम हमें कैसे आते हैं, उनका अनकॉन्शियस माइंड से कैसे संबंध होता है। तो जो बातें हमारे मन में पुरानी होती हैं, दबित इच्छाएँ होती हैं, वो सपने के थ्रू आती हैं। तो ये सब डिस्कस करने वाले थे। फिर एक दिन में 20 से अधिक शिकार पीते थे, ये तो बताया ही। मुंह के कैंसर के लिए 30 से अधिक सर्जरी हुई थी उनकी, और उन्हें 13 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मतलब फेमस भी थे, कंट्रोवर्शियल भी थे, इसलिए उन्हें मिला नहीं, लेकिन वो 13 बार पुरस्कार के लिए नामित हुए थे, जो आज बहुत बड़ी बात है। और एक बार चोरों ने उनकी राख चुराने की कोशिश करी थी। जब वो 90s में बहुत फेमस हुए तो 2010-12 की शायद 14 की बात है ये, जिसमें वो कुछ चोर उनकी राख को चुरा कर उस पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी आज उनकी इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट थे। तो होप करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ जो बातें रह जाएंगी या मैंने उसे कवर कर ली है सारी बातें, कुछ क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो मैं और अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझाती चलूँगी। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ और साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम एक ही वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा इसमें। कुछ और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।